So good morning students. Today we are going to learn, not study. We have to learn how to write the appreciation of the poem. Now what is meant by appreciation? Generally appreciate means to praise somebody. Appreciation का मतलब क्या होता है? किसी की praise करना, किसी को किसी की स्तुति करना, किसी के बारे में अच्छा बोलना. लेकिन पोएम में ऐसा नहीं. पोएम में एप्रिसिएशन का मतलब होता है टू एग्जामाइन द पोएम, टू ऑब्जर्व द पोएम बाय यूजिंग द डिफरेंट क्राइटेरियाज. मीन्स हाउ द लैंग्वेज इज देयर, okay, how the if the imagery has been used or not. There are many of the points, and for the examination you have to write only 5 points. The points will be given there. As you grow up, or in the another section, you will see that there you have to write in a paragraph form. अब ये पहली बार है, इसलिए we are writing by using the points. But when you are going into the another classes, then there you have to write in a paragraph form. Okay, one paragraph should be there, and in which way you have to write there? Just in the format which have been given here. The points means the first point is there. Appreciation means the observation of the poem. इतना तो समझ गया. अब एक आधा लड़का है, उसका मुझे एनालिसिस करना है. एनालिसिस करना, वो लड़का कैसा है, अब कैसा है ना, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. वो गोरा है, काला है, ऐसा वाला एनालिसिस नहीं. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पढ़ाई में कैसा है, वो को-करिकुलर एक्टिविटी में कैसा है, उसका सोशल बिहेवियर यानी क्लास में बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसके फ्रेंड्स कैसे है, ये सारा ऑब्जर्वेशन यानी एप्रिसिएशन या एनालिसिस ऑफ द पर्सन. अब हम उसको क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर बोलते हैं. जब हम प्रोज में कुछ एक आधा कैरेक्टर रहता, कोई हीरो रहता समझ लो, और उसके बारे में हमको एनालिसिस करना पड़ता, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर. तो वो तो कैरेक्टर था. अब हमारे पास में क्या है, पोएम. पोएम का नाम क्या है, अ टाइम टू बिलीव. अब वहाँ इस बार आपको हो सकता है पोएम का नाम दिया रहे या नहीं भी दिया रहे, ये लर्न करना पड़ेगा. वहाँ पोएम का नाम हो सकता है कि पेपर इजी बनाने के लिए उन्होंने दिया रहेगा, तो फिर तो अच्छी बात है. नहीं दिया रहेगा तो हमको लर्न करना पड़ेगा. और वैसे भी पोएम जब स्टार्ट होती तो उसमें कहीं ना कहीं तो पोएम का नाम आ ही जाता है, ठीक है. बट द पोएट must be learned. The name of the poet must be learned. तो first point आता है आपको poem and poet. तो while writing you don't have to prepare many sentences कि the name of the poem is A Time to Believe and the poem is written by वगैरह. इतना बड़ा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है फिलहाल. नहीं, जब पैराग्राफ फॉर्म में आप करेंगे 9th में, तो आपको फिर सेंटेंस में उनको फॉर्म करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा. Name, poem and poet. That A Time to Believe is the name of the poem, and by means written by B.J. Morbizer. ठीक है, इन्होंने क्या किया, वो पोएम लिखी. ये तो आसान पॉइंट है, ये तो समझिए. थीम मीन्स सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. A Time to Believe teaches us to believe in ourselves. But when you write in a paragraph form, you can elaborate the sentence. सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं आप, उसको एलेबोरेट कर सकते हैं. लेकिन जब आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो उतना एलेबोरेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना जरूरी है. जस्ट लाइक द पोएम टीचेस अस द पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिज्म मीन्स पॉजिटिव वेज और पॉजिटिव इनसाइट टू सी टुवर्ड्स एनी ऑफ द प्रॉब्लम. कोई भी प्रॉब्लम की तरफ देखने का हमारा सकारात्मक तरीका यानी पॉजिटिव एटीट्यूड या ऑप्टिमिज्म, एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ. और अगर आप और 1-2 लाइन लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा लिखेंगे तो मैं मार्क काटूंगा, ऐसा वगैरह कुछ रहता है, ठीक है. लेकिन जितना पूछा जाए उतना लिखा तो बेटर है. तो यू कैन राइट हियर द थीम ऑफ द पोएम इज टू बिलीव इन आवरसेल्फ. ठीक है. नेक्स्ट, टोन मीन्स भाव. मीन्स हाउ इज द पोएम, वेदर इट इज सैड, वेदर इट इज हैप्पी, वेदर इट इज मोटिवेशनल, वेदर इट इज इंस्पिरेशनल. तो पोएम का टोन कैसा है, भाव कैसा है, किस प्रकार से वो बोली गई है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टोन. तो टोन में आएगा सीरियस है, थोड़ी सी पोएम जो है वो सीरियस है, लेकिन इंस्पिरेशनल है. हम उससे क्या होते हैं, पोएम से इंस्पायर भी होते हैं. तो एक भी टोन हो सकता है, 2 वर्ड 3 वर्ड, ऐसे कितने भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं.
Next, structure and stanza. Structure means how the poem has been written, means how many stanzas are there, how many lines are there in one stanza. If जैसे यहाँ पे ये पोएम में आप देखेंगे A Time to Believe, इसमें आपको नजर आएगा कि कितने स्टैंजा है। देखो पूरा पोएम को ओपन करके देखो कितने स्टैंजा है, 6 स्टैंजा है। और उसमें जो फर्स्ट स्टैंजा है it carries 4 line, second 4 line, third 4 line, fourth 4 line, fifth 4 line, but the sixth one 5 lines are there. तो वैसे ही लिखना है, except यहाँ पे लिखा है just 4 lines in each stanza except in the last stanza. And how many lines are there? 5 lines are there. कितने लाइन्स है वहाँ पे? 5 लाइन्स है। ठीक है, तो ये तो आसान है, वो पोएम हमारे सामने रहती है तब का तब देख के देखो। एप्रिसिएशन जिसको पोएम समझिए ना, वो तब का तब भी देख सकते, यानी वहां से देख के लिखना है तुमको। ठीक है, थोड़ा सा थीम वगैरह अगर पता है तो फिर वहां से सारी चीजें वहां से ही देख के लिखना है। नेक्स्ट है आपको राइम एंड रिदम। तो राइमिंग वर्ड्स अगर है और राइमिंग स्कीम अगर है तो उनके बारे में आपको वहां पे लिखना है। जैसे नो राइम, अब इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स ही नहीं है। फर्स्ट स्टैंजा देखो, दैट के बाद बिगिनिंग हैपन टू है क्या, कुछ एक आगे तो भी राइमिंग है क्या, ए बी सी बी ए बी, ठीक है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। इसीलिए उसको वहां पे लिखना है कि नो राइमिंग वर्ड्स और नो राइमिंग स्कीम। अब राइमिंग स्कीम नहीं है, इसका मतलब वो पोएम फ्री वर्स में लिखी गई। अब व्हाट इज मीन बाय फ्री वर्स? फ्री वर्स यानी आपके मन के हिसाब से आपने उसकी एंडिंग किया है। फ्री वर्स यानी उसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती, ए बी सी बी ऐसा कुछ भी होता नहीं। तो जब कुछ भी होता नहीं, देन दैट स्टांजा इज टू बी टेकन एज अ फ्री वर्स। क्या बोला जाएगा उसको? फ्री वर्स। नेक्स्ट, इट इज रिटन इन फ्री वर्स फॉर्म। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज स्टडी एंड इमेजरी। अब लैंग्वेज स्टडी यानी उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्रिटिकल है कि सिंपल है, ठीक है। और इमेजरी का मतलब तो वो तो समझ में आ गया होगा कि पोएम में जब आप देखते तो वहाँ पे स्टारडस्ट स्काई है, द मैन इन द मून है, ये क्या है? इमेजरी। इमेजरी यानी लॉजिकल या इमेजिनरी चीजें अगर इस्तेमाल की गई होंगी तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे सिंपल एंड डायरेक्ट, यानी लैंग्वेज जो है वो कैसी है? सिंपल और डायरेक्ट है। सम ऑफ द इमेजरी हैज बीन यूज, तो कई इमेजरी इस्तेमाल की गई है। कहाँ? तो 2-3 जगह लिख लेना, बहुत सारी है वहां पे, तो इतना लिखते बैठने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल है ना ये। तो यहाँ पे एंजल्स डांसिंग अमंग्स द क्लाउड वो एक है, और द स्टारडस्ट स्काई, फिर द मैन इन द मून, ये भी वहां आपको एज ए इमेजरी इस्तेमाल करना है। लास्ट वाला आता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच है ना, ये हमने पढ़ा था फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच उसकी कौन सी है? जैसे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी क्या होता है? When a non-living thing or inanimated object has been shown as acting as a human being, इंसान के समान अगर वो दिखता है या करने की कोशिश करता है, तब उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो उसका एग्जांपल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद रिपीटेशन। यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स बार बार एक सेंटेंस में 2 बार 3 बार रिपीट हो रहे, ठीक है, कुछ लाइंस रिपीट हो रही, ठीक है, तो रिपीटेशन। अब मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है कि कोई चीज को आप दूसरे नाम से डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। जैसे राहुल इज धोनी ऑफ आवर टीम, तो राहुल कहाँ, धोनी कहाँ, लेकिन आपने क्या बोल दिया कि राहुल हमारा धोनी है, हमारा धोनी। रियल में धोनी है क्या? नहीं है। तो राहुल का आपने डायरेक्ट कंपैरिजन किया, लेकिन ये जो कंपैरिजन है इट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड सिमिली। क्या बोलते हैं उसको? सिमिली का बड़ा भाई समझ लो। सिमिली में क्या होता है? राहुल प्लेज लाइक धोनी, तो इसका मतलब राहुल धोनी जैसा खेलता है। लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर मैं ये जो है ये सिमिली हो गया, लेकिन मैंने वही सेंटेंस को चेंज किया, राहुल इज धोनी ऑफ आवर टीम, तो वहां राहुल को डायरेक्टली क्या बोल दिया? धोनी ही बोल दिया। तो इस प्रकार से आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम लिखना है। 5 मार्क के लिए आएगा। कितने मार्क के लिए? कंपल्सरी क्वेश्चन। हाँ, यही आएगा, इसकी गारंटी नहीं। 5 मार्क के लिए। तो यू हैव टू राइट हाउ मेनी पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स एंड करेक्ट 5 पॉइंट्स। अब
कुछ लोग होते हैं होशियार कि 5 लिख लेते, 2 गलत हो जाते, तो मैं मार्क्स कितने दूँ? 3। तो उससे बेटर है कि 7 लिख लो, 7 लिख लो, उसमें से 5 जो सही रहेंगे उसके ऊपर मैं मार्क्स दे दूँ, तो ये बेटर है ना। और कितनी कितनी पोएम है, जैसे जनरली आप देखेंगे सिलेबस में देखेंगे, अ टाइम टू बिलीव, उसके बाद द पिलग्रिम, उसके बाद द वैकेशन, उसके बाद द वर्म, कितने हो गए? 4 पोएम हो गए, बरोबर है। तो 4 पोएम का एप्रिसिएशन लर्न करना बहुत बड़ी बात नहीं है, 4 पोएम का एप्रिसिएशन लर्न करना है और डायरेक्टली आपको वो छापना ही है। लेकिन ये इसलिए समझाया कि यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू राइट, ठीक है, एंड यू मस्ट, बिकॉज देयर माइट बी सम टाइम इफ देयर आर मेनी ऑफ द पोएम, तो हर एक का लर्न करेंगे क्या? नहीं, तो फिर पोएट का नाम और पोएम का नाम, ये 2 चीज़ें लर्न करेंगे और बाकी का थोड़ा रीड आउट करके जाएंगे, यानी समय पे लिख आप उसको लिख सकते, ठीक है। चलो, थैंक यू।